मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बहुत लाड़ प्यार से पली बढ़ी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन ने अपनी इकलौती बेटी का पालन पोषण किस अंदाज में किया होगा। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं बेहतरीन शिक्षा हासिल करूं। वो मुझे दूसरे मुल्क में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैंने इंटर के बाद कॉलेज को अलविदा कह दिया। मेरे इस फैसले से पिताजी बहुत परेशान हुए, मगर फिर मम्मी ने समझाया तो मान गए। अगर जानवी नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दे, इतनी पढ़ाई काफी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, इसकी वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुश रहेगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर अच्छी तरह से संभाला हुआ है ना। आपको सुकून दिया है, तभी आप इतनी दौलत कमा सकते हैं। मम्मी की बातें पिताजी की समझ में आ गई और फिर वो मेरे रिश्ते की तलाश में बिजी हो गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में हो तो बताना जरूर। एक दिन पिताजी किसी शादी में गए हुए थे। वहां उनका एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, चौधरी बलवीर सिंह। कॉलेज टाइम में पिताजी के क्लास फेलो रह चुके थे। जब चौधरी साहब को पता चला कि रणवीर को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए तो उतावले हो गए। पिताजी से बोले, रणवीर भाई, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा लड़का इस लायक हो चुका है, खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। तुमने महेश को शायद उसके बचपन में देखा था, शायद याद ना रहा हो। बहरहाल तस्वीर दिखा देता हूँ। हम देखे भाले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि परेशानी खड़ी हो। पापा ने कहा कि सोच कर बताऊंगा। 2 दिन ही गुजरे थे कि चौधरी साहब अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरी मम्मी से अपने बेटे की अच्छाई के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। साथ ही तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 साल लगती थी। जाने कब की फोटो थी, कहा कि हाल ही में भिजवाई है। फिर बोले कि हमारा बेटा लंदन में रहता है। लंदन पढ़ने गया तो वहीं का होकर रह गया। बस हमेशा एक ही बात की रट लगाए हुए है कि मम्मी, भले ही मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन शादी करूंगा तो सिर्फ किसी इंडियन लड़की से ही करूंगा। चौधरी बलवीर अंकल अमीर लोग थे, अच्छे खासे बंगले में रहते थे, नौकर चाकर, यूं समझो कोई कमी न थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहाँ महेश की नौकरी ऐसी है कि फिलहाल हिंदुस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी तो वो भी आ जाएगा और शादी होते ही दुल्हन को साथ ले जाएगा। पत्नी को साथ ले जाने के लिए वहाँ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उन्हें पूरा करके ही आएगा, इसलिए कुछ दिन उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप फिक्र ना करना, ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए अजनबी नहीं हैं और ना ही आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त ना लगाइए, फौरन हाँ कह दीजिए ताकि अगली बार मुंह मीठा कराने का इंतजाम करके आए। मम्मी पिताजी से चुपके से बोली, इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है कि हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं? बेशक आपके जानने वाले हैं, आपको इन पर खूब विश्वास भी होगा, मगर मैं बच्ची को दूसरे मुल्क बहाने के हक में नहीं हूँ। मेरी इकलौती बच्ची है, हमारी पूरी दौलत जायदाद की यही मालिक है। जरा धीरज से काम ले, अपने वतन में अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। जानवी को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है, जरा मुझे कोशिश तो करने दीजिए। कर लो कोशिश, पिताजी ने गुस्से में कहा। मैं बलवीर को बरसों से जानता हूँ, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। लड़के का हिंदुस्तान ना आना एक मजबूरी है कि वहाँ के कुछ कानूनी मसले हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। मैंने भी उन लोगों को फौरन हाँ नहीं कही है, बल्कि सोचने के लिए वक्त लिया है। इस दौरान और कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। मेरी बदकिस्मती के कई रिश्ते आए, कुछ मम्मी और कुछ पापा को पसंद न आए। इधर अंकल बलवीर और उसकी पत्नी ने अपना तगादा जारी रखा। वो हर तीसरे दिन हमारे घर के चक्कर लगाते रहे और मिन्नत समाजत में कोई कसर न छोड़ी और आखिरकार पापा को हाँ कहनी पड़ी। पापा की नजरों में ये रिश्ता बहुत अच्छा था, बस एक ही रुकावट थी बीच में, और वो ये थी कि लड़के को बगैर देखे तस्वीर देखकर ही उससे शादी करनी थी। मेरे घर वालों को शादी की कोई जल्दी नहीं थी और वैसे भी मैं अभी सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए भी मैं उन पर कोई बोझ न थी। मम्मी तो चाहती थी कि 20 साल की हो जाऊं तो बच्चों की शादी करूं।
लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कमबख्त मेरी किस्मत। जैसे ही पिताजी ने चौधरी बलवीर को रिश्ते के लिए हाँ कही तो अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे। मगर इस वक्त के ज्यादातर लोग अपने वादों और जुबान के पक्के हुआ करते थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जहां ऊपर वाले को मंजूर था रिश्ता हो गया, अब अपनी जुबान पर कायम हूँ, हाँ कहकर जुबान से नहीं फिरूंगा। मम्मी दबे दबे शब्दों में कहती रह गई कि बेटी का मामला है और परदेश की बात है, हमारी एक ही तो बच्ची है, जरा सोच लो, अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई है, दूसरे रिश्ते बेहतर हैं, उनमें से किसी पर गौर कर लो। बेटी वतन में होगी तो दुख सुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की तो बातें निराली होती है। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है हमारे लिए, हमारे पास कोई दौलत की कमी तो है नहीं, जब चाहेंगे अपनी बेटी से मिलने चले जाया करेंगे। पिताजी के दबाव से मजबूर होकर माँ चुप होकर बैठ गई। दिल उनका महेश के रिश्ते पर राजी ना था, बस बार बार यही कहती कि लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। मुझसे कहती, बेटी तू अगर राजी नहीं तो अभी कह दे, बाद में मैं कुछ ना कर सकूंगी। मैं क्या कहती, मुझे तब इतनी अकल समझ ना थी। यही जवाब दिया, मम्मी आप और पिताजी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं मम्मी को क्यों ये फैमिली पसंद नहीं आई। दबी जुबान से कहती, मुझे ये लोग लालची लगते हैं, इनसे अच्छाई और सच्चाई की खुशबू नहीं आती मुझे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मम्मी आखिर क्यों लगता है आपको ऐसा। बेटी इस वजह से कि ऐसे लोग खुशामद बहुत करते हैं और मेरा तजुर्बा कहता है कि खुशामदी लोग बहुत मतलबी होते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। ऐसे लोग रिश्ता लेने के लिए अक्सर अच्छा बनकर दिखाते हैं। पीछे से दादी बोली, अब जो फैसला हो गया उस पर दिल से राजी हो जाओ और ज्यादा कमियां मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है, भरोसा करना पड़ता है। दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत देखभाल छान पटक के बावजूद भी कभी कभी सौदा थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हमारी जानवी किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किसे खबर है। इन्हीं बातों में वो दिन भी आ गया जब बलवीर अंकल और आंटी मेरी शादी की तारीख लेने में कामयाब हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना न था। मिठाई के टोकरे लाए गए, खूब जश्न मनाया गया। मुझे महेश की तस्वीर दिखाई गई और मैंने एक नजर देखकर शर्म से सर झुका लिया। फोटो में तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाया ही ना था। इन कामों से मेरा दिमाग स्लेट की तरह बिल्कुल साफ था। खैर, तय की गई तारीख से 2 दिन पहले महेश लंदन से हिंदुस्तान आ गया। फिर 2 दिन बाद मेरे बाबुल की चौखट पर बारात आ गई। दिन ढला, पलक झपकते ही 7 फेरों के बंधन में बंध गई। अब मैं महेश की पत्नी हो चुकी थी। माँ ने मेरे लिए खूब सारा दहेज बनाया हुआ था। बड़ी धूमधाम से मेरी विदाई की गई। 3 ट्रकों पर जब मेरे दहेज का सामान उनके बंगले के अंदर उतारा गया तो सास ससुर का रुआं रुआं खिल उठा। पिताजी ने अपने बंगले शादी से पहले मेरे नाम किए हुए थे। शानदार गाड़ी भी उन्होंने दहेज में दी थी। हालांकि मालूम था कि मुझे महेश के साथ लंदन जाना है, मगर लोक लाज के कारण मजबूर थे। वैसे भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। मम्मी और पिताजी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि एक ही तो बेटी है हमारी। बेटी को विदाई के वक्त दहेज में सभी कुछ देंगे। हालांकि मेरे सास ससुर ने दहेज की कोई शर्त तय नहीं की थी। वो तो बस यही कहते थे कि हमें बस लड़की चाहिए। दहेज देना या ना देना ये आपकी खुशी है। वैसे भी दहेज मांग कर वो क्यों शर्मिंदा होते। उन्हें तो अच्छी तरह पता था कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। आखिर में सब कुछ मेरा ही होगा। विदाई हो गई और मैं दुल्हन बनकर महेश के घर आ गई। एक बात महेश के बारे में सबने कही, अंग्रेजी मुल्क से आया है इसलिए अलग सा लग रहा है। किसी ने कहा कि शायद माँ बाप के मजबूर करने पर हिंदुस्तान में शादी की है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। रात का वक्त था। मैं फूलों की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। भीड़ कम हो गई और रात का 1 बज गया, मगर दूल्हे साहब कमरे में न आए। बैठे बैठे कमर दुखने लगी। जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। अकेली कमरे में घूंघट काढ़े बैठी रही। खैर, आखिरकार कदमों की आहट हुई। मेरे पति महेश अंदर आए
और सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं इंतजार में थी, कुछ बात करेंगे। उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा, बल्कि सिगार सुलगा लिया और पीने लगे। इस हरकत पर हैरान होकर मैंने खुद ही घूंघट उठा दिया और नजरें झुकाकर सोचती रही कि शायद लंदन में दुल्हन इस तरह घूंघट निकाल कर नहीं बैठती होंगी। तभी उन्हें मालूम नहीं है कि दुल्हन का घूंघट भी उठाना होता है और उसे मुंह दिखाई भी देनी होती है। मुंह दिखाई गई भाड़ में, कम से कम थोड़ी बात तो करते। मगर खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरा दम घुटने लगा। सोचा कि गूंगे तो नहीं है, टेलीफोन पर आवाज सुनी थी मैंने, लेकिन अब क्यों ऐसे बैठे हैं। खैर आखिर में तंग आकर खुद ही नजरें उठाकर देखा तो देखकर दंग रह गई। वो सोफे पर पड़े सो रहे थे। सोचा लंबा सफर करके आए थे, आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया होगा और थक गए होंगे, लेकिन इतने कि सोफे पर बैठते ही सो गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। घंटा भर यूं ही पड़ी सोचती रही। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कांटे से चुभने लगे। दबे कदमों पलंग से उतरी और महेश का कांधा होले से हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने कहा बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज की तरफ देखा जहां पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो उठे, जग से गिलास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा, पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकान से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा। तभी नींद नहीं आ रही। मैंने चुपचाप गोली उनसे लेकर फांक ली। और क्या करती। मैं नींद से भरी सुर्ख आंखों से महेश की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई ख्वाब में किसी तस्वीर को तकता है। मैंने सोचा महेश नींद पूरी कर ले तो अच्छा है। गोली के असर से मैं देर तक सोती रही। जब जागी दिन चढ़ आया था और महेश भी कमरे में मौजूद न थे। दिन भर मेहमानों का आना जाना लगा रहा। महेश भी न जाने बाहर किन कामों में बिजी था। अगली रात आधी बीत चुकी, तब कमरे में कदम रखा। बोले गोली खा लो। मैंने कहा मैंने तो नहीं मांगी, आज मेरे सर में दर्द नहीं है। फिर भी खा लो, नींद सुकून से आ जाएगी। मुझे नींद के लिए गोली की जरूरत नहीं है। उनका हाथ पीछे कर दिया। बोले खा लो, कल हमने सफर पर रवाना होना है। लंबा सफर है, बहुत थकान होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद लेना जरूरी है। महेश का ऐसा रवैया देखकर मैं समझ गई कि शायद मामला तो कुछ और ही है। महेश को शादी की जरूरत न थी, माँ बाप ने जबरदस्ती मजबूर किया था। ये ऐसा मामला था कि कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शराफत का सबूत देती हैं और कुछ के घर टूट जाते हैं या वो किसी और गैर मर्द से लग जाती हैं। मुझे गुस्सा आ गया। गोली मैंने उनके हाथ से लेकर दूर फेंक दी। सोचा कि आज की रात अपने वतन में गुजारनी है, ये तो गुजर जाएगी। जैसे ही सुबह होगी तो सबसे पहले मम्मी और पिताजी को खबर करूंगी, वरना वतन से दूसरे मुल्क में जाने के बाद जो मुझ पर बीतेगी तब मैं क्या कर पाऊंगी। सुबह 7 बजे सासू जी नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो मैंने कहा कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। वो बोली वो शाम तक आएंगे, उन्होंने फोन पर बता दिया था। मुझे अभी बात करनी है माजी, आप फोन पर मेरी बात कराएं। मेरे लहजे की सख्ती से वो डर गई। फोन मिला कर दिया। मैंने कहा मम्मी पिताजी को लेकर फौरन आ जाइए। वो घबरा कर बोली सब ठीक तो है मेरी बच्ची, अभी इसी वक्त? हाँ सब ठीक है, बस आप आ जाएं। 2 घंटे बाद दोनों आ पहुँचे। मैंने उन्हें बताया कि महेश के माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी की है। उसने मेरा घूंघट तक नहीं उठाया, बस नींद की गोली देकर सो जाने को कहता है। परदेश में जो मुझ पर बीतेगी वो किससे कहूंगी। मैं हरगिज इसके साथ लंदन नहीं जाऊंगी। आप लोग ट्रक लाइए, पहले मेरा दहेज उठाइए और फिर मुझे अपने साथ ले जाइए। पिताजी ने महेश को बुलाया। वो बोला आपकी बेटी सही कह रही है, मैंने माँ बाप की खातिर शादी की, उन्होंने मजबूर किया था। मैं इस बंधन के लायक नहीं हूँ। आप बेशक अभी इस बंधन को खत्म कर दें। इतना सुनना था कि पिताजी ने तुरंत ट्रक वालों को फोन किया। सास ससुर बोले अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बेटे से बात हो गई है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, महेश ने कहा। आप लोग इन्हें मत रोकिए और ना कोई किसी तरह की परेशानी खड़ी करें। मुझे जल्द वापस जाना है, कोई अड़चन ना डाले। मैंने बहुत मना किया था पर आप लोग नहीं माने।
अब आ गई बात समझ में आपके? शराफत से इनका सामान वापस कर दीजिए। मुझसे कहा, मुझे माफ कर देना जानवी। महेश ने ये कहकर हम मजबूरों की मुश्किल आसान कर दी, वरना ना जाने कितना झगड़ा होता। मैं और मेरे माँ बाप को उस वक्त बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुदरत जो करती है अच्छा ही करती है। 2 साल की उदासी के बाद आखिरकार एक अच्छा रिश्ता आ गया और मेरी दोबारा शादी हो गई। इस बार ऊपर वाले ने कर्म किया, पति हीरे जैसा मिला और आज मैं उनके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। शुक्र करती हूँ उस वक्त ऊपर वाले ने मुझे हिम्मत दी और मैंने एहतियात से काम लिया। अगर महेश के साथ लंदन चली जाती तो न जाने मेरा क्या हाल होता, शायद जिंदगी भर का पछतावा ही रह जाता। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या जानवी ने सही किया? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।